चलो डॉक्टर साहब के यहाँ चलते हैं और सईदा अम्मा से भी मिलकर आते हैं। मेरे बैग में कुछ गिफ्ट्स हैं, इनके लिए वो निकाल दो। सलाह ने इसे बात मुकम्मल करने नहीं दी थी। थैंक यू सलाह, वो जाते जाते ठटका। किस लिए? हर चीज के लिए। ये सब तुम्हारा ही है। अमामा ने नजरें चुराई। मैंने सोचा तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने मुझे शादी पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। अपने हाथ को देखते हुए खुशी से सरशार हुई थी। वो वाहिद गिला था जो वो सलार के लिए दिल में रखे हुई थी। नहीं, भूला नहीं था। माय गॉड, देखो। वो वॉकवे पर चलते चलते बेख्तियार ठहरती थी। सलाह ने इसकी नजरों का ताक़ुब किया। वो दोनों रेस कोर्स में लगने वाले एक मेले को देखने आए थे। अब बेमकसद मेले की जगह से कुछ दूर चहलकदमी में मसरूफ थे जब अमामा वॉकवे के दाहिनी तरफ दरख्तों के अतराफ पानी में डूबी हुई घास में नजर आने वाले अक्स को देखकर ठटक गई थी। इस अक्स को देखकर वो भी कुछ देर के लिए सहरज़दा सा हो गया था। यूं लग रहा था जैसे वो रंगो नूर से भरी किसी वादी के किनारे खड़े इसमें चमकते हुए रंगीन हीरे जवाहरात के दरख्त देख रहे हों या अलिफ लैला का कोई मंजर देख रहे हों जिसे जन्नत में रात हो गई हो। तभी खामोशी के बाद इसने अमामा की आवाज सुनी। इसने गर्दन मोड़कर इसे देखा। ऐसी होती होगी जन्नत, सलाह ने इसे कहते सुना। वो कुछ कहने के बजाय दोबारा इस पानी को देखने लगा। जन्नत में सितारे होंगे? वो पूछ रही थी। हाँ, बहुत सारे होंगे, इसने अंदाजा लगाया। इतने रंगों के? कायनात में मौजूद हर रंग। वो बेख्तियार महजूज होकर हंसी। इसे जवाब पसंद आया। रात ऐसी मुनव्वर होती होगी। अक्स पे नजरें जमाए वो जैसे बेखुद हो रहे थे। इससे ज्यादा रोशन, इससे ज्यादा मुनव्वर। सलाह ने बेख्तियार कहा। इसने अपनी उंगली से अक्स को छूने की कोशिश की। सलाह ने बर्वक्त इसे खींचा। दरख्तों पर लाइट ऑन है, पानी में करंट भी हो सकता है। वो नाराज हुआ था। मैं इसे छूना चाहती थी। ये अक्स जन्नत नहीं, जन्नत में और क्या होगा? तुम? इसने गर्दन मोड़ कर देखा। इसे वो अक्स को देख रहा था। सिर्फ मैं और तुम नहीं होंगे? पता नहीं। इसने गर्दन मोड़ के अजीब मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। तो फिर तुम कैसे जानते हो कि मैं वहां होंगी? इसने इसे तंग किया। जन्नत के अलावा कहीं और रखा जा सकता है तुमको? इसने जवाबन सवाल किया। वो हंस पड़ी। इतनी आसानी से मिल जाती है जन्नत? इसने सालार को बताया। मुझे आसानी से नहीं मिलेगी, तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। इसका लहजा फिर अजीब सा था। क्यों? वो हैरान हुई। तुम जितनी आसानी से हर चीज में जन्नत ढूंढ लेती हो, मैं आज तक नहीं ढूंढ सका, इसलिए कह रहा हूँ। वो ठीक कह रहा था। 2 दिन पहले वो घर के लिए एक लैंप खरीदने गई थी। वो रात को नॉवेल पढ़ते पढ़ते लैंप शीट को देखने लगी। वो ईमेल चेक करने के बाद अपना लैपटॉप बंद करने लगा था तो इसने मामा को देखा। क्या देख रही हो तुम? वो हैरान हुआ। ब्यूटीफुल, इसने बेसाख्ता लैंप शीट को देखते हुए कहा। हाँ, अच्छा है, इसने सरसरी अंदाज में कहा। ये कौन से फूल हैं? फूल? सलान ने लैंप शीट को हैरानी से देखा। इसने पहली बार इस पर कलर के शेड पर बने पैटर्न को देखा। सुनहरी माइल सुरीले फूलों का एक नफीस पैटर्न था। ना ये गुलाब है, ना ये ट्यूलिप। वो जैसे फूलों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, फिर जैसे इसने हथियार डाल दिए। ऐसे फूल जन्नत में होंगे? वो हंस पड़ा। अच्छा, देखो, ये फूल रंग बदल रहे हैं। लेकिन ये रंग नहीं बदल रहे थे, बल्कि ये खुल रहे हैं। सलार जैसे किसी शहर में आया था। वो फूल वाकई खुल रहे थे। लवली, वो सराहे बगैर ना रह सका। अब समझ आया कि ये लैंप इतना महंगा क्यों था। और एक हफ्ते पहले इसकी दराज साफ करते हुए सलार की बेस्ट पेपर बॉक्स में से वो एक पोस्ट कार्ड इसके पास लेकर आई थी। हाँ, इसे फेंक दिया है मैंने, बेकार है। इसने अमम्मा के हाथ में वो पोस्ट कार्ड देख कर कहा। वो कार्ड को लिए इसके पास आकर बैठ गई। सलार, देखो कितनी खूबसूरत झील है और देखो कितना सुकून है इस जगह। पर ये संदल से बनी है। इस कश्ती का रंग देखो, ये संदल का रंग है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुबह सवेरे इस कश्ती में बैठकर कहीं जाता हो। कितनी सिक्योरिटी है इस सीन में, ऐसे जैसे ये जन्नत हो। मैं ना बताती तो तुम तो इसे फेंक रहे थे। वो बेख्तियार इसका चेहरा देखने लगा। वो वाकई इसकी जिंदगी में ना आती तो वो जन्नत को इसकी पिक्चर बना लो सेल फोन के साथ। अमामा की आवाज ने एकदम इसे चौंका दिया। सलार ने सेल फोन निकालकर चंद तस्वीरें खींची और सेल इसे थमा दिया। इसने बारी बारी इन तस्वीरों को देखा और मुतमईन हो गई। चलें? सलार ने इससे कहा। हाँ,
दोनों ने आखिरी नजर अक्स पर डाली और चल पड़े। सलार ने चलते हुए इसका हाथ पकड़ लिया। खामोश क्यों हो गई? कोई बात करो, अमामा ने चंद कदम चलने के बाद कहा। तुम करो, मैं सुन रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें मुझसे पहले जन्नत मिल जाए। अमामा ने अपने जुमले का मफहूम समझे बना इसको तसल्ली दी। वो हंस पड़ा था। चाहता तो मैं भी यही हूँ, वो बड़बड़ाया। तुमसे पहले मरना चाहता हूँ मैं। इसे चलते हुए ठोकर लेगी। कोई चीज जैसे इसके जिस्म से एक लम्हे के लिए थर्राई हुई गुजरी। वो जन्नत ढूंढती फिर रही थी। इससे पहले सामने जो शे खड़ी थी वो इसे भूल गई थी। तुम क्यों कह रहे हो इस तरह? वो रुक गई और उसने सलार से अपना हाथ छुड़ाया। तुमने ही तो कहा था शायद मुझे तुमसे पहले जन्नत मिल जाए, लेकिन मैंने मरने का नहीं कहा था। क्या इसके बिना मिल सकती है? वो बोल ना सकी। वो एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। फिर सलार ने इसकी आंखों में नमी उमड़ते देखी। ठीक है, जो मर्जी कहो। इसकी आवाज में खफगी थी। सलार ने इसका हाथ पकड़कर मुआजर खाना अंदाज में दबाया। मैंने सिर्फ तुम्हारी बात दोहराई थी और मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने निकाला। मैं समझता हूँ। वो दोनों फिर चलने लगे। क्या तुम जन्नत में मुझे अपना पार्टनर मुंतखब करोगी? वो बोल ना सकी। वो हंस पड़ा। यानी नहीं, मैंने ये कब कहा? वो रुक गई। लेकिन तुमने कुछ भी कहा नहीं। मैं सोच रही थी। सोच लिया? फिर अब बताओ। वो हंसी। तुम्हें क्या हुआ है? जन्नत की बात तुमने शुरू की थी। इसने सलार का चेहरा देखा। शायद। वो खामोश खड़ा इसे देखता रहा। तुम्हें यकीन नहीं है? इसने हंस कर इससे पूछा। यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम जन्नत में पहुंच गए तो फिर तुमको ही चुनना पड़ेगा। इसने मजाक किया। और अगर कोई और भी पहुंच गया तो? इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। दोनों के दरमियान खामोशी का लंबा वक्फा आया। इस और का तारुफ न अमामा ने मांगा था न सलार ने करवाया था, मगर इस और ने इसे सलार से नजरें चुराने पर मजबूर किया था। वो इससे कह न सकी। बात इसके इंतखाब पर कभी नहीं रही थी। बात जलाल के इंतखाब पर थी। इसका इंतखाब जन्नत में भी शायद वो ना होती, लेकिन ये इतराफ में कोड़े खाने जैसी जिल्लत थी। चुप बेहतर थी, लेकिन इसे यह अंदाजा नहीं हुआ था कि इसकी चुप सलार को इसका कोड़े की तरह लगी थी। सिकंदर उस्मान को चंद लम्हे के लिए अपनी समातों पे यकीन नहीं आया था। आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो प्लाट तो बिक ही नहीं सकता, सलार के नाम पे है वो, उन्होंने एहतशामुद्दीन से कहा। वो इनके एक कारोबारी दोस्त थे और इन चंद मिनट पहले इसने सिकंदर को फोन करके एक प्लाट की फरोख्त के बारे में शिकायत की थी। इनके किसी दोस्त ने इन्हीं के वकील के जरिए ऐसा एक प्लाट कुछ दिन पहले खरीदा था, जो सिकंदर उस्मान का था और जिसको एक 1.5 साल पहले एहतशामुद्दीन ने खरीदने की ऑफर की थी। लेकिन सिकंदर ने तब उसे ये बताया था कि जायदाद की तकसीम के दौरान वो ये प्लॉट सलार के नाम कर चुका है। अलबत्ता इसने वादा किया था कि अगर कभी प्लॉट को फरोख्त करने की जरूरत पड़ी तो एहतशामुद्दीन पहली तरजीह होगा। मेरे वकील के जरिए सारा पेपर वर्क हुआ है। आप कहें तो आपको न्यूज पेपर में प्लॉट की मुंतकली का एड भी भिजवा देता हूँ। आपके बेटे ने प्लॉट 1.5 करोड़ में बेचा है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मेरे वकील ने मुंतकली के बाद बताया मुझे। सिकंदर उस्मान का सर घूम कर रह गया। मैं अभी सलार से बात करके दोबारा आपसे बात करता हूँ। सिकंदर उस्मान ने एकदम कहा। इन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो इनको बिना बताए प्लॉट कैसे बेच सकता है। सलार इस दिन इस्लामाबाद में था और इस वक्त अपने किसी काम से मार्केट जा रहा था जब इसे सिकंदर की कॉल मिली। सलार ने तो अपना प्लॉट बेच दिया है। इसको हेलो कहते ही सलार ने दूसरी तरफ से कहा। चंद लम्हे पहले सलार कुछ बोल ना सका। प्लॉट की फरोख्त का सिकंदर को इतनी जल्दी पता चल जाएगा इसे अंदाजा नहीं था। तुम मेरे ऑफिस आओ, इसने सदमेहरी से फोन बंद करते हुए कहा। कब बेचा था प्लॉट? इसके ऑफिस पहुंचकर कुर्सी पर बैठते ही सिकंदर ने इससे पूछा। पिछले महीने। इसने लहजा हमवार रखने की कोशिश की थी। क्यों? मुझे कुछ रकम की जरूरत थी। किस लिए? सलार इस बार जवाब देते हुए झिझका। किस लिए रकम की जरूरत थी? मुझे अमामा को एक रिंग खरीद कर देनी थी। सिकंदर को लगा कि इसने सुनने में गलती की है। क्या? अमामा के लिए रिंग खरीदनी थी? इसने जवाब दोहराया। 1 लाख 2 लाख की रिंग के लिए तुमने प्लॉट बेच दिया? अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते, बैंक से पर्सनल लोन ले लेते या मुझसे कहते। मैं लोन लेकर इसे गिफ्ट नहीं करना चाहता था। वो 1-2 लाख की अंगूठी नहीं थी, कुछ ज्यादा महंगी थी। आप इतने पैसे कभी न देते मुझे। वो बड़ी रसानियत से कह रहा था। कितनी महंगी होती? 4-5 लाख की होती, चलो 10 लाख की होती, मैं दे देता तुम्हें। सिकंदर बेहद खफा थे। वो प्लॉट 2.25 करोड़ का था जिसे वो 1.5 करोड़ में बेच आया था। 10 लाख की बात नहीं थी। सिकंदर ने इसे कहते सुना। फिर?
सिकंदर के माथे पर बल आए। सलार ने अपना गला साफ किया। 13.7 ये वाहिद तरीका था जिससे वो इसकी कीमत इतने हिस्सों में कर पाया था। क्या? सिकंदर को कुछ समझ नहीं आया। 13.7। सलार ने एक बार फिर गला साफ करके अगला लफ्ज कहा। सिकंदर को चंद लम्हे सांस नहीं आया। इसे पहली बार इसकी बात समझ में आई थी। मिलियन की रिंग दी है तुमने इससे? 13.7। इनका जहन जिससे भाग से उड़ गया। सलार टेबल पर पड़े पेपर वेट पर उंगलियां फेर रहा था। सलार, 1 करोड़ 37 लाख की रिंग दी है तुमने इसे? जी। इस बार सलार ने नजरें उठाकर सिकंदर को देखा। सिकंदर बेयकीनी से इसकी आंखों में देखते रहे। सलार ने नजरें चुरा ली। वो अब इनके उकब में लगी पेंटिंग को देख रहा था। इसके चेहरे पे नजरें जमाए सिकंदर ने रिवॉल्विंग चेयर की पुश से टेक लगा ली। वो अगर इसे उल्लू का पट्टा कहते थे तो ठीक ही कहते थे। कहाँ से ली थी रिंग? बिलाखिर उन्होंने लंबी खामोशी को तोड़ा। टिफनी से। इन्हें ऐसे ही किसी नाम की तवक्को थी। डिजाइन क्या होगा? इस मालियत की रिंग नादिर होती है। जी। ज्वेलरी स्टेटमेंट की सबसे महंगी रेंज में आने वाली ज्वेलरी कलेक्शन का टिफनी इसने नाम लिया। तो कोई इससे ज्यादा महंगी रिंग नहीं थी। अभी दूसरा प्लॉट पड़ा था, 4 हीरे और लगवा देते इसमें। सिकंदर ने टेबल पर पड़े सिगार केस से एक सिगार निकालते हुए बेहद संजीदगी से इससे कहा। सलार के दाएं गाल में डिंपल पड़ा। इसने यकीनन अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। सिकंदर का ख्याल था इसकी ये मुस्कुराहट शर्मिंदगी की वजह से थी। इनके पांव तले से यकीनन जमीन खिसक जाती अगर इन्हें ये पता चलता कि इसने पहले दोनों प्लॉट्स बेचकर इसे एक नेकलेस देने का सोचा था। लेकिन फिर इसे अंगूठी का ख्याल आ गया जो अमामा मुस्तकिल तौर पर पहन सकती थी। मैं किताबों में जब रांझा, फरहाद, रोमियो जूलियट, मजनू वगैरह के बारे में पढ़ता था तो मैं सोचता था कि ये सारी लफाजी है, कोई मर्द इतना उल्लू का पट्टा नहीं हो सकता। लेकिन तुमने तो ये बात साबित कर दी मुझ पर कि ये मुमकिन है। किसी भी जमाने में कोई भी मर्द किसी भी औरत के लिए अकल से पैदल हो सकता है। सलार ने इस बेइज्जती को सर झुकाए शहद के घूंट की तरह पिया। इसकी इतनी बेइज्जती करना तो सिकंदर का हक था। बीवी के लिए तो सिर्फ एक शाहजहां ने पैसे लुटाए थे, वो भी इसके मरने के बाद। तुम्हें क्या हो गया था? सिकंदर ने जिसे इसे शर्म दिलाई। मैंने दरअसल अमामा को अभी तक शादी का कोई गिफ्ट नहीं दिया था। इसके लहजे में बला का इत्मीनान था। सिकंदर जिंदगी में पहली बार इसकी जुटाई से मुतासिर हुए थे। तो अपने पैसों से इसे गिफ्ट देते, उन्होंने तंजिया कहा। वो भी दे दिए हैं इसे। इसने तंज का जवाब संजीदगी से देकर इन्हें हैरान कर दिया। वो इस बादशाह की शक्ल देखकर रह गए जो अपनी बीवी पर अपनी सल्तनत लुटाने पर तुला था। अपना सिगार एश ट्रे में रखते हुए वो टेबल पर कुछ आगे झुके और उन्होंने जिसे एक अमराज की तरह कहा। सलार, ऐसा भी क्या है अमामा में कि तुम अकल से पैदल हो गए हो? ये तंज नहीं था, वो वाकई जानना चाहते थे। सलार ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, बस वो अच्छी लगती है मुझे। वो इस वक्त सिकंदर को 30 साल मर्द नहीं बल्कि 3 साल का एक मासूम सा बच्चा लगा। एक तवील सांस लेते हुए वो सीधे हो गए। इसे पता है इस रिंग प्राइस का? नहीं। सिकंदर कुछ हैरान हुए। तो यहाँ अपने महबूब को मरूब और मुतासिर करने का कोई जज्बा भी कार फरमा नहीं। आप अभी मम्मी या किसी और से बात ना करें। मैं नहीं चाहता कि अमामा को पता चले। वो अब इनसे कह रहा था। बाकी 13 लाख का क्या किया? वो अब कुछ और कारनामों के बारे में जानना चाहते थे। 7 लाख तो अमामा को हक मेहर दिया, वो ड्यू था। इसने हक मेहर की असल रकम बताए बगैर कहा। और बाकी 6 लाख मैंने कुछ खैराती दारों में दे दिए। सिकंदर का गुस्सा धुएं के मरगोलों में तब्दील होने लगा। गुस्से का कोई फायदा नहीं था। सलार ने बाप के होंठों पर एक मुशफिकाना लेकिन बेहद मायने खैज मुस्कुराहट नमूदार होते देखी। और हक मेहर सिर्फ 7 लाख तो नहीं होगा, है ना? सलार, वो कितने मिलियन दिया गया? उन्होंने बेहद पुचकारती हुई आवाज में इससे कहा। सलार बेख्तियार हंसा। जाने दे पापा, यानी मिलियन में है। इनका अंदाजा ठीक था। अब मैं जाऊं? सलार ने जवाब देने के बजाय पूछा। सिकंदर ने सर हिला दिया। वो अपनी कुर्सी से उठकर इनकी तरफ आए और इसने झुकते हुए सिकंदर को साथ लगाया। फिर वो सीधा हो गया। सलार, जो दूसरा प्लॉट है इसके पेपर्स मुझे लाहौर पहुंचकर भिजवा देना, सिकंदर ने कहा। पापा ट्रस्ट मी, सलार ने कहा। शट अप, ओके? वो हंस पड़ा था।
और टेक्निक स्टेटमेंट, वो इस रात किसी डिनर पर थे जब इसकी रिंग मिसेस यूनस ने नोटिस की। वो बिजनेस क्लास का एक बड़ा नाम थी। वो अपने लिबास और ज्वेलरी की वजह से खासी मशहूर थी। माय वेडिंग रिंग, अमामा ने मुस्कुराकर कहा। वो इसका हाथ पकड़े बेहद महबूब अंदाज में कह रही थी और उनका ये अंदाज इस टेबल पर बैठी तमाम खवातीन में इस रिंग को देखने का इश्तियाक पैदा कर रहा था। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव पीस ऑफ ज्वेलरी अंडर दिस रूफ टुनाइट। लकी विमेन, तुम्हारे शोहर का ज़ौक बहुत आला है। अमामा इन सताइशी जुमलों पे फखरी अंदाज में मुस्कुराई। क्या कीमत होगी? भाईजान बेटी मिसेस जुबैर ने भी इस रिंग को सताइशी अंदाज में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद 4-5 लाख। अमामा ने ग्लास उठाकर पानी का घूंट भरते हुए अंदाजा लगाया। एक लम्हे के लिए इसने टेबल पर छा जाने वाली खामोशी को महसूस किया, फिर खुद पे जमी नजरों को। डॉलर्स या पाउंड? इसने हैरानी से मिसेस यूनिट्स को शक्ल देखी, फिर हंस पड़ी। इसने इसे मजाक समझा था। मेरा शौहर इतना बेवकूफ नहीं हो सकता, इसने बेसाख्ता कहा। मिसेस यूनिट्स ने जवाब दोबारा इस सवाल नहीं किया। वो समझी अमामा कीमत नहीं बताना चाहती। तलाक, इस रिंग की कीमत क्या है? इस रात बेड पर बैठे नॉवेल पढ़ते हुए अमामा को एकदम मिसेस यूनिट्स का सवाल याद आ गया। क्यों? वो भी कोई किताब पढ़ते हुए चौंका। सब लोगों ने बहुत तारीफ की, इसने बेहद फखरी अंदाज में कहा। दैट्स गुड। वो मुस्कुराकर दोबारा किताब की तरफ मुतवज्जा हुआ। मिसेस यूनस ने कीमत पूछी थी। मैंने कहा 4-5 लाख की होगी। उन्होंने पूछा डॉलर्स या पाउंड्स में। मैंने कहा मेरा शौहर इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। वो बेख्तियार हंस पड़ा। क्या हुआ? वो चौंकी। कुछ नहीं, कुछ पढ़ रहा था, सलार ने बेसाख्ता कहा। तो क्या कीमत है इसकी? अमामा ने दोबारा पूछा। ये अनमोल है, सलाह ने इसका हाथ पकड़कर कहा। तो क्या कीमत है इसकी? अम्मा ने दोबारा पूछा। ये अनमोल है, सलाह ने इसका हाथ पकड़कर कहा। कोई भी चीज जो तुम्हारे हाथ में हो अनमोल है। फिर भी इसने इसरार किया। 256, सलाह ने डॉलर साथ नहीं लगाया। ओ अच्छा, मैं ज्यादा एक्सपेंसिव समझ रही थी। वो कुछ मुतमईन हो गई और दोबारा नॉवेल पढ़ने लगी। वो इसका चेहरा देखने लगा। इसे फरेब देना, बहलाना बहुत आसान था। अमामा ने चंद लम्हे बाद इसकी नजरों को अपने चेहरे पर महसूस किया। क्या हुआ? वो मुस्कुरा दी। वो इन नजरों की आदी थी। तुम्हें कुछ बताना चाहता था। क्या? यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी। वो एक लम्हे के लिए हैरान हुई और फिर हंस पड़ी। आई लव यू। वो फिर हंस पड़ी और ब्लश हुई। थैंक यू। जवाब वही था जो हमेशा आता था। इस बार वो हंस पड़ा। अमामा, वो गाड़ी के दरवाजे को बंद करते हुए करंट खाकर पलटी। वो जलाल था। पार्किंग में इसके बराबर वाली गाड़ी से इसे निकलते हुए देख कर ठटका था। ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। हाउ आर यू? वो बेहद एक्साइटेड अंदाज में इसकी तरफ आया था। वो बुद्ध बनी इसे देख रही थी। वो इसकी उड़ी रंगत पे गौर किए बिना ही तकल्लुफ दोस्तों की तरह कह रहा था। अमामा ने बिलाखिर मुस्कुराने की कोशिश की। ये जरूरी था, बेहद जरूरी था, जलाल से ज्यादा खुद इसके लिए। इसे ना वो पुराना दोस्त समझ सकती थी, ना भी बेतकल्लुफ हो सकती थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसने मुस्कुराने की कोशिश की। नजरें तो वो इससे अब भी नहीं मिला सकती थी। वो वैसा ही था जिसे इसने आखिरी बार क्लिनिक पर देखा था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने चंद माह पहले शादी कर ली है। इसकी समझ में नहीं आया इसने इसे ये खबर देना क्यों जरूरी समझा। क्या इसका इससे कोई ताल्लुक था? बहुत अच्छी है मेरी बीवी, वो भी डॉक्टर है, ब्रिटिश नेशनल है। स्पेशलाइजेशन में भी इसने वही से किया है। अमेजिंग वुमेन। इसने 4 जुमलों में इस पर अपनी बीवी की हैसियत वाज़ेह की। एक लम्हे के लिए वो भूल गई कि वो भी किसी की बीवी है। इसके मुंह से किसी दूसरी औरत के लिए अपनी बीवी के अल्फाज ने इसे चंद लम्हों के लिए उधेड़ा था। मुबारक हो, इसने बिलाखिर वो अल्फाज कह दिए जो इसे कहना चाहिए थे। थैंक्स, मैं तुम्हें जरूर बुलाता, लेकिन तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास नहीं था। पहली बार तो नहीं बुला सकता था, लेकिन दूसरी बार तो बुला सकता था। जलाल ने बात करते करते जैसे मजाक किया था। वो मुस्कुरा ना सकी। तुमने तो इसके बाद कोई राब्ता ही नहीं किया? कोई फोन, कोई विजिट, कुछ नहीं? मैं तो इंतजार ही करता रहा। वो अब उसका जायजा ले रहा था। ये अमामा 7-8 माह वाली पहले अमामा से बेहद मुख्तलिफ थी। वो अब भी पहले की तरह एक चादर में मलबूस थी, लेकिन इसकी चादर और लिबास बेहद नफीस और महंगे थे। इसके हाथों और कानों में पहनी हुई ज्वेलरी ने जलाल को और भी चौंका दिया।
इसके फिंगर में एक रिंग थी, लेकिन वो ये वहम था जिसकी वो तस्दीक नहीं चाहता था। अमामा हाशिम बहुत बदल चुकी थी। कैसे? इस सवाल ने इसे बेचैन किया। इसके उकब में खड़ी इसकी कीमती गाड़ी को बज़ाहिर सरसरी देखते हुए जलाल ने इससे पूछा, तुम अब भी इसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हो? इसका जी चाहा कि काश इसमें आने वाली सारी तब्दीलियां किसी बोनस या किसी हैंडसम पैकेज की मरहूने मिन्नत हो। मर्द को अपनी मतलूका औरत को मुंह बोन देख कर हद तक का एहसास होता है और वो इस एहसास से बचना चाहता था। नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी थी, इसने मध्यम आवाज में कहा। ओह अच्छा, वो बड़बड़ाया। तो तुम कुछ नहीं कर रही आजकल? अमामा चंद लम्हे खामोश रही। मेरी शादी हो गई है। वो अब भी ये न कह सकी कि मैंने शादी कर ली है। जलाल के चेहरे से एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट गायब हो गई। ओह अच्छा, मुबारक हो। वो बर्बाक संभला। तुमने बताया ही नहीं, न इनवाइट किया। क्या करता है वो? आप जानते हैं इसे, सलार सिकंदर? इसने गला साफ करके कहा। ओह, एक लम्हे के लिए जलाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वो बैंकर है। मैं जानता हूँ। जलाल इसकी बात काट कर इससे सलार के बैंक और इसके ओहदे के बारे में बताने लगा। आपको कैसे पता? वो हैरान हुई। आधे शहर को तुम्हारे शोहर के बारे में पता होगा। आओ लंच करते हैं, गपशप लगाएंगे। इतने अरसे बाद मिले हैं, बहुत सारी बातें करनी है। इसने बेतकल्लुफी और गर्मजोशी से कहा। नहीं, मैं ग्रोसरी के लिए आई हूँ। डिनर के लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए थी। अमामा ने इसे टालना चाहा। इसे यकीन था वो इसरार नहीं करेगा। जलाल के बारे में इसका अंदाजा आज भी गलत था। यार, ग्रोसरी भी हो जाएगी, मैं खुद करवा दूंगा, लेकिन लंच के बाद। वो सामने रेस्टोरेंट ही है, 1 घंटे में फारिग हो जाएंगे हम। जलाल ने इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। मैं इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जलाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो बादल नख्वास्ता इसके साथ रेस्टोरेंट आ गई। तो कैसी गुजर रही है तुम्हारी लाइफ अपने शोहर के साथ? मेन्यू ऑर्डर करते हुए जलाल ने बेतकल्लुफी से कहा। अमामा ने इसका चेहरा देखा। वो सिर्फ सवाल नहीं था, वो जैसे जानना चाहता था कि वो इसके अलावा किसी और मर्द के साथ खुश रह सकती है या नहीं। बहुत अच्छी गुजर रही है, मैं बहुत खुश हूँ सलार के साथ। गुड। अरेंज मैरिज तो नहीं होगी सलार, और तुमने अपनी मर्जी से की होगी। इसने जलाल का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वो इस सवाल से क्या जानना चाहता था? हाँ, सलार ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है। इसने फैमिली से पूछा नहीं था, बल्कि बताया था। सलार का ख्याल था कि मर्द को शादी करते हुए अपनी मर्जी देखनी चाहिए, फैमिली की नहीं। जलाल के चेहरे का रंग बदला था। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट सोच रखता है वो। इसने चंद लम्हों बाद जलाल को जैसे तावील देने की कोशिश की। तावील पिछले जुमले से भी ज्यादा चुभी थी। जाहिर है सालाना लाखों कमाने वाले शोहर की तारीफ बीवी पर फर्ज होती है। इस बार इसका हंसकर कहा हुआ जुमला अमामा को चुभा था। लाखों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छे शोहर की तारीफ बीवी पे फर्ज होती है। जलाल ने इसके जुमले को नजरअंदाज करते हुए हंसकर कहा। तो पता रखा करो ना इसके लाखों का। कैसी बीवी हो तुम? 1.5-2 करोड़ तो बना ही लेता होगा साल में। बहुत बड़े बड़े मर्जर्स करवा रहा है तुम्हारा शोहर, तुम्हें पता नहीं? नहीं, हम और चीजों के बारे में बातें करते रहते हैं, जरूरी चीजों के बारे में। इसका लहजा बेहद सादा था, लेकिन जलाल के पेट में गिरहें पड़ी थी। इसने जोरदार कहकहा लगाया। बाज दफा हंसी की शदीद जरूरत पड़ जाती है। चालाक मर्दों को ऐसी बीवियों की जरूरत होती है। तुम लोगों की रिहाइश कहाँ है? इसने जूता मारा, फिर मासूमियत से सवाल किया। मामा ने इसके तबसरे पर कुछ कहने के बजाय इसे अपना एड्रेस बता दिया। वो इसके साथ सलार को मजीद डिस्कस नहीं करना चाहती थी। ओह, अपार्टमेंट, वो भी रेंटेड? कोई घर वर लेना चाहिए था तुम लोगों को। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे 2-3 घर हैं पोश एरिया में, तुम लोग रेंट पर कर लो। जलाल ने फयाजाना ऑफर की। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, हम कंफर्टेबल हैं वहाँ। अमामा ने कहा। तुम सलार के साथ किसी दिन आओ ना खाने पर। बात करते करते इसने यूं कहा जैसे वो सिर्फ दोस्त ही थे और दोस्त रहे थे। वो बोल ना सकी। अगर वो बेहिस था तो बहुत ज्यादा, अगर जालिम था तो इंतहा का। जलाल, मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। इसे पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो अपना बैग उठाकर एकदम खड़ी हो गई। जलाल के साथ वो कपल भी चौंका। नहीं, खाना आने वाला है, खाना खाकर निकलते हैं। नहीं, मुझे ग्रोसरी करके फिर कुकिंग भी करनी है, और मेरे शोहर को तो घर आते ही खाना तैयार मिलना चाहिए। आज वैसे भी इसने कुछ खास डिशेस कही हैं। इसका अंदाज इतना हतमी था कि जलाल इस बार इसरार ना कर सका। अच्छा, सलार को कोई विजिटिंग कार्ड और अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दे दो, इसने अमामा से कहा।
اس کے بیگ میں سلار کے چند کارڈ تھے۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنا فون نمبر بھی لکھ دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر اس نے کارڈ کی پوچھ پر اپنا سیل نمبر لکھ دیا۔ جلال کے پاس کھڑا آدمی تب تک کارڈ پر نام پڑھ چکا تھا۔ اوہ، آپ سلار سکندر کی بیوی ہیں؟ وہ اس کے سوال پہ بری طرح چونکی۔ فاروق صاحب بھی بینکر ہیں، سلار کو جانتے ہوں گے؟ جلال نے فوراً کہا، بہت اچھی طرح سے۔ اس آدمی کا انداز اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے امامہ کو اپنی بیوی سے متعارف کروایا۔ آپ کے شوہر بہت بریلینٹ بینکر ہیں۔ فاروق نے اس کے لیے ستائشی کلمات ادا کیے۔ ہمیں انوائٹ کیا تھا اس نے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسیپشن پہ، لیکن ہم امریکہ میں تھے۔ مسز فاروق اب بڑی گرمجوشی سے کہہ رہی تھی اور امامہ کی جان پر بنائی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ سلار کے کتنے قریب تھے یا صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ بہت کلوز فرینڈشپ ہے امامہ اور سلار کے ساتھ میری، بلکہ فیملی ٹائز ہیں، بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ رہے ہیں ہم۔ 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈشپ کو امامہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا۔ ویری نائس، آپ سلار کے ساتھ آئیں کسی دن ہماری طرف، فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی، لیکن وہ بہت اپسیٹ تھی۔ وہ اسٹور میں کیا خریدنے آئی تھی بھول گئی تھی۔ وہ ٹرالی لیے ایک شیلف سے دوسرے شیلف کو دیکھتی گزرتی رہی، پھر خالی ٹرالی پر نظر پڑتے پر اس نے سوچا کہ وہ کیا خریدنے آئی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پہ کچھ بھی نمودار نہیں ہوا۔ اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھائیں اور باہر آ گئی۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی۔ پھر اسے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگی جیسے وہ خریدنے آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے مقصد دوپہر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے کچھ غلط ٹرن لی تھی اور اب راستہ بھول گئی ہے۔ بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جا رہی تھی جس طرف سلار کا آفس تھا۔ وہ مال روڈ پر تھی اور ون وے کی وجہ سے اب پلٹ نہیں سکتی تھی۔ ایک سگنل پر ایک لمبے چوڑے ٹریفک جام میں پھنسے تھے وہ، سڑک اور اپنی زندگی ایل جتنے لمبے لگے تھے۔ گاڑی بند ہو گئی اور سگنل کھل گیا تھا۔ بے تحاشا ہارن کی آوازوں پر اس نے چونک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ناکام رہی اور بری طرح نروس ہوئی۔ ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آیا۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، امامہ نے اس سے کہا۔ پھر لفٹر سے اسے ٹالنا پڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہو جائے گا، اس نے اسے بتایا۔ سگنل تب تک دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ وہ وائرلیس پر لفٹر کو بلانے لگا اور وہ بے حد بڑبڑانے والے انداز میں گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ناکام رہی۔ لفٹر آنے پر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ لفٹر میں بیٹھا آدمی اسے قریبی پارکنگ میں اسے پہنچانے کے بارے میں بتاتا ہوا کسی ٹیکسی میں اسے وہاں تک جانے کا کہہ کر غائب ہو گیا تھا۔ مال روڈ پر اس ٹریفک میں اسے کوئی ٹیکسی یا رکشا نہیں مل سکتا تھا، لیکن واحد کام جو وہ کر سکتی تھی وہ سڑک کراس کر کے کچھ فاصلے پر سلار کے آفس جانا تھا۔ اس نے سیل نکال کر سلار کو فون کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کا سیل آف تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اس کے آفس ہی جانا تھا۔ چند منٹ اور چلنے کے بعد اس کے جوتے کا سٹرپ نکل گیا۔ آج برا نہیں بلکہ بدترین دن تھا۔ وہ اس ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اس کے آفس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے حالات پہ رونا آنے لگا تھا۔ اس کے بینک کے اس شاندار عمارت کے سامنے جوتا گھسیٹتے ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ سیدھی اس کے آفس چلی جائے۔ کارڈ کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے ان کی آنکھوں میں اتنی حیرانی اور بے یقینی دیکھی تھی کہ اس کی عزت نفس میں کچھ اور کمی بھی آئی تھی، لیکن میں ریسیپشن میں داخل ہوتے ہی اس کی عزت نفس مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ شاندار انٹیریئر والا وسیع و عریض ماربل ہال اس وقت سوٹڈ بوٹڈ کارپوریٹ کلائنٹس سے بھرا ہوا تھا۔ آفس کا یہ لے آؤٹ کبھی اس کے تصور میں آ جاتا تھا تو وہ وہاں کبھی نہیں آئی، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر اس نے سلار سکندر سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ مجھے سلار سکندر سے ملنا ہے۔ کیا آپ نے اپائنٹمنٹ لیا ہے میڈم؟ ریسیپشنسٹ نے بے حد پروفیشنل انداز میں کہا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بلینک ہو گیا تھا۔ اپائنٹمنٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں پکڑے سیل پر ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال ریسیو نہیں ہوئی، لیکن بیل بجی تھی۔ میں اس کی دوست ہوں، اس نے کال ختم کرتے ہوئے بے ربطی سے کہا۔ ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہی ہیں، انہیں تھوڑی دیر میں انفارم کر دیتی ہوں۔ آپ کا نام؟ ریسیپشنسٹ نے کہا۔ امامہ۔ وہ اپنا نام بتا کر ہال میں پڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔
साथ सलार को बातचीत करते रिसेप्शन पर नमूदार होते देखा। इन लोगों को दरवाजे तक छोड़कर वो इधर उधर देखे बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ वापस जाने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने इसे रोका। अमामा ने सलार को इसकी बात सुनते और फिर ठठकते देखा। वो अपनी एड़ियों पर घूम गया। इसे इतनी दूर से भी सलार के चेहरे पे हैरत नजर आई थी। फिर वो मुस्कुराया। इसने पलटकर रिसेप्शनिस्ट से यकीनन इसका तारुफ कराया था। फिर वो रुके बगैर इसकी तरफ आया। अगर वो इस वक्त इससे घर में सामना कर रही होती तो इस वक्त इससे लिपटकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही होती। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, इसने करीब आते हुए कहा। वो बहुत खुशगवार मूड में था। मेरा जूता टूट गया है, इसने बेरब्ती से जवाब दिया। इसने सलार से नजरें मिलाए बगैर कहा। वो जानती थी कि वो इसकी आंखें पढ़ना जानता था। सामने सिग्नल पे मेरी गाड़ी खराब हो गई और लिफ्टर इसे कहीं ले गया है, और यहाँ तुम्हारा ऑफिस था तो यहीं आ गई, लेकिन शायद नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम मसरूफ हो। बस तुम मुझे घर भिजवा दो। वो एक के बाद एक मसला बताते हुए इससे बेढंगे अंदाज में कहा। नो प्रॉब्लम, सलाह ने इसके चेहरे को देखते हुए इसे तसल्ली दी। सॉरी मैम, आप मुझे अपना तारुफ करा देती तो मैं आपको ऑफिस में बिठाती। डेस्क पे बैठी लड़की ने करीब आकर मुआजरत की। इट्स ओके, किसी को भेजकर यहाँ करीबी किसी स्टोर से इस साइज के जूते मंगवाएं, इसने लड़की से कहा। और फिर अगला जुमला अमामा से कहा। अमामा, ये टूटा हुआ जूता उतार दो। उतार दूं? वो हिचकिचाई। हाँ, कोई हर्ज नहीं, मेरे बाथरूम में वजू के स्लीपर्स हैं, वो पहनकर पाँव धो लेना, तब तक नया जूता आ जाएगा। और किस सिग्नल से गाड़ी लेकर गए हैं? अमामा ने इसे अंदाजे से बताया। इसने डेस्क से आने वाली लड़की को गाड़ी का नंबर दिया और कुछ हिदायत दी। वो तब तक टूटे हुए जूते उतार चुकी थी। इसका हाथ अपने हाथ में लिए हुए इसे वहां से ले आया। अपने हाथ पर इसकी गिरफ्त महसूस करते हुए अमामा ने सोचा, इसे इस वक्त इस सहारे की बेहद जरूरत थी। वो रास्ते में मिलने वाले अफराद से रिलैक्स अंदाज में इसका तारुफ कराते हुए अपने ऑफिस ले आया। वैसे तुम यहाँ आ कैसे गई? इसने ऑफिस का दरवाजा बंद करते हुए अमामा से पूछा। मैं, इसे बहाना याद नहीं आया। सलाह ने कुछ लम्हे इसके जवाब का इंतजार किया, फिर बात बदल दी। तो खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। अपनी टेबल की तरफ जाते हुए इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए इससे कहा। वो इंटरकॉम पर इसके लिए कोई जूस लाने का कह रहा था जबकि इसका फोन बजने लगा। इसने कॉल रिसीव की, चंद लम्हे बात करता रहा। फिर इसने अमामा से कहा। अमामा, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? वो इसके सवाल पर चौंकी। इसके पास एक सप्लीमेंट्री कार्ड था। मेरे बैग में, जरा चेक करो। इसने बैग से वॉलेट निकाला और फिर बारी बारी बैग का हर हिस्सा चेक किया। कार्ड वहां नहीं था। इसके हाथों के तोते उड़ गए। इसमें नहीं है, इसने उड़ी हुई रंगत के साथ सलार से कहा। इसने जवाब देने के बजाय फोन पर कहा। बिल्कुल, मेरी बीवी छोड़ आई थी वहां, मैं मंगवा लेता हूँ, थैंक यू। इसने फोन बंद कर दिया। अमामा की जान में जान आई। कहाँ है कार्ड? अमामा ने पूछा। कहाँ शॉपिंग की है तुमने? सलार ने इसकी तरफ आते हुए पूछा। इसे डिपार्टमेंट स्टोर याद आया। वहां छोड़ दिया था मैंने, इसे जिसे यकीन नहीं आया। हाँ, स्टोर के मैनेजर ने हेल्पलाइन को इन्फॉर्म किया। वो तुम्हारे सेल पर ट्राई करते रहे लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं की। अब उन्होंने मुझे कॉल किया है। एक आदमी ट्रे में पानी और जूस का एक गिलास ले आया था। इसे इस वक्त इसकी शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। सलार दूसरे सोफे पर आकर बैठ गया। इस बार इंटरकॉम दोबारा बजा और वो उठ गया। गाड़ी का पता चल गया था। अमामा, गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? इसने एक बार फिर फोन होल्ड पर रखते हुए इससे पूछा। अमामा को अपनी अगली हमाकत याद आई। गाड़ी के पेपर्स गाड़ी में ही थे। वो पेपर्स और लाइसेंस गाड़ी में छोड़ आई थी। इस ब्रांड न्यू गाड़ी पर अगर कोई हाथ साफ करता तो ये दोनों चीजें इनाम में मिलती, क्योंकि लिफ्टर इसे मतलूबा पार्किंग में छोड़कर वहां से जा चुका था। जूस एकदम इसके हलक में अटकने लगा। गाड़ी में? इसने नजरें मिलाए बगैर कहा। जवाबन इसे मलामत नहीं की गई थी जिसकी वो तवक्को कर रही थी। आईडी कार्ड की कॉपी है, वो किसी को गाड़ी में लाने के लिए भेजना चाहता था। वो ग्लास रख कर एक बार फिर आईडी कार्ड अपने बैग में ढूंढने लगी। वहां इसका कोई वजूद नहीं था। इसे याद आया कि वो दूसरे बैग में है। इसका दिल वहां से भाग जाने को चाहा। इससे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस दफा सलाह ने इसके जवाब का इंतजार नहीं किया था। मेरे पेपर्स में देखो, मेरी वाइफ की आईडी कार्ड की कॉपी होगी। वो ड्राइवर को दे दो और कार की चाबियां भी भिजवा देता हूँ। इसने फोन पर कहा। तुम्हें अगर फ्रेश होना हो तो मेरे स्लीपर्स यहाँ पड़े हैं। ये ऑफर बर वक्त आई थी। इसे वाकई इस वक्त कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपना मुंह छुपा लेती। बाथरूम का दरवाजा बंद किए वो अपने मुंह पर पानी की छींटें मारने लगी। सुना है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आई हुई है? इसने बाहर रमशा की आवाज सुनी। वो सलार को छेड़ रही थी। वो जवाबन हंसा।
हाँ, आज की थका देने वाली मीटिंग के बाद किसी गर्लफ्रेंड का एक विजिट तो डिजर्व करता था मैं। वो आईने में अपना अक्स देखते हुए इनकी बातें सुनती रही। वो दोनों अब किसी क्लाइंट और आज की मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। इसका दिल चाहा कि वो वापस कमरे में ना जाए। वो इस सीन से गायब होना चाहती थी। बाथरूम का दरवाजा खुलने पर रमशा खैर मकदमी अंदाज में इसकी तरफ आई। चलो किसी बहाने तुम्हारी बेगम तो यहाँ आई, रमशा ने इससे मिलते हुए कहा। सलार जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराया। चंद मिनट वो खड़ी बातें करती रही, फिर इसने कहा, अब अगली मीटिंग है तो तुम आ रहे हो क्या? हाँ मैं आता हूँ, तुम स्टार्ट कर लो मीटिंग, मैं 10-15 मिनट में आता हूँ, इसने कहा। रमशा अममा को खुदाफिज कहते हुए निकल गई। तुम चले जाओ, गाड़ी आएगी तो मैं चली जाऊंगी, इसने कमरे में पड़े जूते के डब्बे से नया जूता निकालते हुए सलार से कहा। तुम सैंडविच खाओ, तुमने ही सुबह बनाकर दिए थे, आज क्लाइंट्स के साथ लंच किया है, ये खा नहीं सका। वो टेबल पर पड़े सैंडविच का एक टुकड़ा उठाकर कह रहा था, मुझे भूख नहीं है। इस वक्त हलक से कुछ उतारना बहुत मुश्किल था। क्यों भूख नहीं है? लंच किया है क्या तुमने? नहीं, लेकिन भूख नहीं है। फिर खाओ, सिर्फ एक खाओ, वो इसे बहला रहा था। अमामा के साथ कोई मसला था और वो इस वक्त पूछना बेकार था। वो जब परेशान होती थी तो इसी तरह चीजें भूलती थी। वो सर झुकाए सैंडविच खाने लगी जो इसने इसके सामने प्लेट में रखा था। इसका ख्याल था कि सलाद इसकी इन हरकत पर अब तबसरा करेगा, लेकिन वो इधर उधर की बातें करता रहा। सैंडविच खत्म होने के बाद इसने अमामा से चाय का पूछा और इसके इनकार पर इसने इंटरकॉम पर किसी से ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में भिजवा रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी जब आएगी तो मैं भिजवा देता हूँ, मैं खुद ड्राइव करके चली जाती हूँ, इसने कहा। तुम्हें ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, तुम अपसेट हो और मैं नहीं चाहता तुम ड्राइव करो, वो बोल ना सकी। मैं खुद चली जाती हूँ, इसने बैंक एग्जिट पर सलाह से कहा। यार, क्लाइंट्स को भी यहीं तक छोड़ने आता हूँ, तुम तो फिर मेरी बीवी हो। वो मुस्कुराया था। ड्राइवर पार्किंग में खड़ी गाड़ी दरवाजे के सामने लाया था। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलने आया, मगर इससे पहले सलार इसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल चुका था। वो गाड़ी में बैठने के बजाय इसे रुक कर देखने लगी। वो इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन इसके हालत में एक बार फिर गिरह पड़ने लगी थी। एनीथिंग एल्स मैम? सलाह ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, इसने बिलाखिर कहा। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल मैन, इसने अपने बाजू इसके गिर्द फैलाते हुए इसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठ गई। सलाह ने दरवाजा बंद कर दिया। चलती हुई गाड़ी में अमामा ने एक लम्हे के लिए मुड़कर देखा। वो अभी भी वहीं खड़ा था। वो यकीनन गाड़ी मेन रोड पर जाने का इंतजार कर रहा था। इसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढांप लिया। जिसकी जिम्मेदारी थी वो शख्स इसके लिए खड़ा था, वो जलाल की जिम्मेदारी नहीं थी। वो फिर क्यों ये तवक्को कर रही थी कि वो इसके लिए इतनी कर्टेसी दिखाता? इसने ठीक किया था इसके साथ ड्राइवर भेजकर। वो वाकई इस वक्त ड्राइव करने के काबिल नहीं थी। घर आकर भी वो बेमकसद लाउंज में बैठी रही। आज का दिन बेहद बुरा था। तकलीफदार यादों का सिलसिला था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? सलाह ने इस रात खाने की टेबल पे इससे पूछा। कुछ नहीं, जवाब हल्के तवक्का था। सलाह ने खाना खाते खाते हाथ रोककर इसे देखा। कोई परेशानी नहीं? बस अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ, इसने झूठ बोला। सलाह ने इसे कुरेदा नहीं, वो इसे सिर्फ बहलाने की कोशिश कर रहा था। वो डिनर के बाद काम के लिए स्टडी रूम में चला गया। मामा ने सोने की कोशिश की, लेकिन सो न सकी। कितना वक्त इसने अंधेरे में बिस्तर पर चित लेटे छत को घूरते हुए गुजारा, इसको पता ही नहीं चला। सोचों का तसलसल तब टूटा जब इसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। सलार ने सोने के लिए हतुल इम्कान आहिस्ते से दरवाजा खोला था। फिर वो दरवाजा बंद करके लाइट ऑन किए बगैर इसी तरह एहतियात से दबे पांव वॉशरूम की तरफ गया। अमामा ने आंखें बंद कर ली। नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। वो कपड़े तब्दील करके सोने के लिए आकर लेटा था। इसने अमामा की तरफ करवट ली और फिर अमामा ने इसकी आवाज सुनी। तुम जाग रही हो? तुम्हें कैसे पता चल जाता है? वो कुछ झल्लाई। पता नहीं कैसे, बस पता चल ही जाता है। क्या परेशानी है? एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि वो इसे बता दे अपनी और जलाल की मुलाकात के बारे में, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने इस ख्याल को झटक दिया। कुछ नहीं, बस मैं डिप्रेस्ड थी, इसीलिए तो कहा था बाहर चलते हैं। सलार ने कहा। मैं ठीक हूँ अब, अमामा ने एकदम किसी नन्हे बच्चे की तरह इसके सीने में मुंह छुपाते हुए कहा। वो इसके सर को चूमते हुए इसे थपकने लगा। अमामा का दिल भर आया। अगर इसकी जिंदगी में जलाल अंसर नाम का कोई बाप ना आया होता तो कितना ही अच्छा होता। वो इस शख्स के साथ बहुत खुश रह सकती थी। जलाल के साथ इसकी होने वाली मुलाकात इत्तेफाकी थी, एक ऐसा इत्तेफाक जिसे वो दोबारा नहीं चाहती थी।
इसे पता नहीं था कि ये इत्तेफाकी मुलाकात इसके लिए कितने खतरनाक असरात लेकर आने वाली थी। महीनों या सालों में नहीं बल्कि दिनों में। 2 दिनों बाद वो एक डिनर में मौजूद थे। वो इस वक्त सलार के साथ खड़ी चंद लोगों से मिल रही थी जब इसने हेलो की एक शनाख्ता आवाज सुनी। अमामा ने गर्दन मोड़कर देखा और फिर वो हिल न सकी। वो फारूक था जो बेहद गर्मजोशी के साथ सलार से मिल रहा था। मेरी बीवी, सलार अब इसका तारुफ करवा रहा था। तारुफ की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही इनसे मिल चुका हूँ। सलार ने कुछ हैरान सा होकर फारूक को देखा। आप मिल चुके हैं मामा से? बिल्कुल, अभी परसों ही तो मिले हैं। डॉक्टर जलाल अंसर के साथ लंच कर रही थी। दरअसल जलाल हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि ये इनकी पुरानी क्लास फेलो है और जब उन्होंने इसको आपका विजिटिंग कार्ड दिया था तब मुझे पता चला कि ये आपकी वाइफ हैं। फारूक बड़े खुशगवार अंदाज में कह रहा था। मैंने और मेरी मिसेज ने तो खाने पे भी इनवाइट किया था लेकिन उन्होंने कहा कि आप आजकल मसरूफ हैं। फारूक ने अमामा की फक होती रंगत को देखा, ना सलार के बेतासुर चेहरे को। जो कुछ वो कह रहा था सलार को उस पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके कान जैसे सुन हो रहे थे। वो जलाल अंसर से मिल रही है, लेकिन कब से? फारूक की बात सुनते हुए अमामा ने इसे खुश्क होते गले के साथ देखा। इसने इसके बेतासुर चेहरे को देखकर गलत अंदाजा लगाया था। मैं इसे सब कुछ बता दूंगी, वो मेरी बात समझ लेगा। इसके बेतासुर चेहरे ने अमामा को अजब खुशफहमी में मुब्तला कर दिया था। आप जहीर साहब से मिले हैं? इसने एकदम सलार को फारूक की बात काटते देखा। आए हुए हैं क्या? हाँ, अभी हम लोग आप ही की बात कर रहे थे। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। सलार फारूक को लिए एक तरफ चला गया। वो दोबारा पलट कर इसकी तरफ नहीं आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी पार्टी में इसके पास नहीं आया था। वो कुछ परेशान हो गई थी लेकिन इसे अभी भी यकीन था कि सलार इस चीज को बड़ा इशू नहीं बनाएगा। गाड़ी में बैठते हुए भी इसकी खामोशी वैसी ही थी। गाड़ी के मेन रोड पर आने के चंद मिनटों बाद अमामा ने इसकी तवील खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। तुम मुझसे नाराज हो? विल यू प्लीज शट अप? वो फ्रीज हो गई। मैं इस वक्त गाड़ी ड्राइव करना चाहता हूँ, तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। वो इस पर चिल्लाया नहीं था लेकिन जो कुछ इसकी नजरों और इसके ठंडे लहजे में था वो अमामा को मारने के लिए काफी था। वो इसे दोबारा मुखातिब करने की हिम्मत ना कर सकी। इतने महीनों में इसने इसे अंधाधुंध गाड़ी को ड्राइव करते हुए देखा। अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद वो अपनी जैकेट लाउंज में सोफे पर फेंकते हुए सीधा किचन में गया। अमामा की समझ में नहीं आया कि वो किचन में जाए या इसके बेडरूम में आने का इंतजार करे। अपनी चादर उतारते हुए वो कुछ देर अपार्टमेंट के बैरूनी दरवाजे के पास ही खड़ी रही। इसका जहन अब माफ होने लगा था। वो इतने अरसे के बाद एक दोस्त और एक आशिक के साथ रह रही थी लेकिन आज पहली बार एक शौहर का सामना कर रही थी। कॉरिडोर में खड़े खड़े इसने सैंडल्स उतारे तभी इसने सलार को किचन एरिया से पानी का गिलास ले जाते और फिर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठते देखा। अब इसकी पुश्त अमामा की तरफ थी। पानी का गिलास खाली करके टेबल पर रखते हुए वो अपनी टाई उतार रहा था। वो चंद लम्हे खड़ी से देखती रही, फिर आगे बढ़ आई। वो कुर्सी खींच कर बैठी ही थी कि वो कुर्सी धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ। सलार, मेरी बात सुनो। अभी कुछ और रह गया है जो तुमने मुझे बताना है। इसने सलार की आंखों में पहले कभी तहकीर नहीं पर देखी थी लेकिन आज देख रही थी। मुझे वजाहत का मौका तो दो। वजाहत? किस चीज की वजाहत? तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए अपने शोहर को धोखा देना क्यों जरूरी समझा? इसकी आंखों में आंसू आ गए। या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की वो कौन सी खूबियां हैं जो तुम्हें अपने शोहर में नजर नहीं आई? वो अपने लहजे से इसे काट रहा था। इससे बेहतर है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब से इससे मिल रही हो। मैं इत्तेफाकन इससे मिली, वो भी सिर्फ एक बार। इसने भराई हुई आवाज में कुछ कहना चाहा। सलार ने पूरी कुव्वत से डाइनिंग टेबल पर हाथ मारा। स्टॉप बफुलिंग मी वुमेन, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया। अमामा के हाथ कांपने लगे। तुम समझती हो मैं अब तुम पर एतबार कर लूंगा? तुमने मेरी नजरों में अपनी इज्जत खत्म कर दी आज। यू आर अब नथिंग बट अ ब्लडी चीटर। वो कहते हुए रुका नहीं था। बेडरूम में जाने के बाद वो स्टडी रूम में चला गया। इसने अपनी मुठ्ठियां भींच कर जिसे अपने हाथों की कपकपाहट दूर करने की कोशिश की। इसके अल्फाज बार बार इसके कानों में गूंज रहे थे। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी सलार ने बना ली थी लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी अमामा समझी थी। वो इसके और जलाल के माजी से ताल्लुक से अगर वाकिफ ना होता तो कभी भी किसी क्लास फेलो के साथ खाना खाने पर इतना हंगामा खड़ा ना करता। वो उठकर बेडरूम में आ गई। सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। वो सारी रात जागती रही। सालार बेडरूम नहीं आया। इसे यकीन था कि सुबह तक इसका गुस्सा खत्म तो नहीं होगा तो कम जरूर हो जाएगा और वो इससे दोबारा बात करना चाहती थी।
वो फजर के वक्त कमरे में आया था। इस पर एक नजर डाले बगैर वो कपड़े तब्दील करके नमाज के लिए चला गया। इसकी वापसी मामूल के मुताबिक जिम और जॉगिंग के बाद ऑफिस जाने से कुछ देर पहले हुई थी। इसने अमामा को तब भी मुखातिब नहीं किया। अमामा के निकाले हुए कपड़ों के बजाय वो अपने निकाले हुए कपड़े लेकर वॉशरूम गया। वो कुछ दिल बर्दाश्ता होकर किचन में नाश्ता बनाने लगी। सलार तैयार होकर लाउंज आया, लेकिन नाश्ते की टेबल पर जाने के बजाय स्टडी रूम चला गया। इसे पता था वो अपना लैपटॉप लेने गया होगा वहां, लेकिन ऐसा वो नाश्ता करने के बाद करता था। आज पहले लेने का मतलब था कि सलार नाश्ता लगा दिया है मैंने, अमामा ने इससे कहा। इसके लिए तुम जलाल को बुला लो। इसने बात नहीं कही थी, इसे कोड़ा मारा था। वो सफेद पड़ गई। वो एक लम्हे रुके बिना अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो कितनी देर वहां खड़ी रही। इसके अल्फाज किसी खारदार तार की तरह इसे अपने जेब में लिए हुए थे। वो सारा दिन कुछ खा न सकी। इसने 2 बार सलार को कॉल की, लेकिन इसने रिसीव नहीं की। इसने टेक्स्ट मैसेज के जरिए इससे माफी मांगी। इसने टेक्स्ट का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो रोजाना 7 या 8 बजे के करीब घर आता था। अगर इसे कभी देर से आना होता तो इसे मुतला कर देता, लेकिन इस दिन वो रात को तकरीबन 10 बजे आया था। आज बहुत देर हो गई। अम्मा ने दरवाजा खोलने पर पूछा। सलार ने जवाब नहीं दिया। वो खड़ी इसे देखती रह गई। लाउंज में रिमोट से टीवी ऑन करते हुए वो बेडरूम में चला गया। ये जैसे इशारा था कि वो दोबारा टीवी देखने के लिए वहां आएगा। अम्मा को यकीन था कि वो खाना नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी वो जल्द दिल से वो खाना लगाने लगी। वो 10-15 मिनट बाद कपड़े तब्दील करके लाउंज में आ गया था। फ्रिज से एनर्जी ड्रिंक निकालकर वो सोफे पर बैठकर चैनल सैपिंग करने लगा। खाना तैयार है, अम्मा ने इसे इन्फॉर्म किया। वो टीवी देखता रहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वो आगे बढ़ी। इसने टीवी से नजरें हटाकर इसे देखा। ये मेरा घर है, यहाँ मौजूद हर चीज मेरी है, और खाना खाना ना खाना मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। इसकी आंखों में बेरुखी के अलावा कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारे इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया। स्टॉप दिस बुलशिट। वो अजीब से अंदाज में हंसा था। मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ जरूर बन गया हूँ, लेकिन बेवकूफ हूँ नहीं। सलाद, तुम जो समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो इसके सामने सोफे पर बैठ गई। बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। मैं जो तुम्हें समझा था वो गलत था। अमामा के हलक में फिर गिरहें पड़ने लगी। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते? इसने भराई हुई आवाज में कहा। अमामा, आज मेरे सामने रोना मत। तुम मुझे इस्तेमाल कर रही हो, एक्सप्लॉइट कर रही हो। करो, लेकिन इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। वो इसके आंसू देखकर बुरी तरह मुश्तैल हुआ था। ठीक है, तुम बात सुनना नहीं चाहते मत सुनो, लेकिन माफ कर दो मुझे। मेरी गलती है, मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए था। इसने कपकपाती हुई आवाज में कहा। इस तरह मिलने के बजाय तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। इसने इसकी बात काट कर कहा। तलाक, वो शादीशुदा है। वो बात मुकम्मल ना कर सकी। इसके आंसू बहने लगे थे और इसकी बात अधूरा छोड़ने पर वो सुलगा था। बहुत दुख है तुम्हें इसकी शादीशुदा होने का, तो कहो इससे तुमसे दूसरी शादी कर ले या बीवी को तलाक दे, लेकिन इसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही इसे दस्तयाब हो। वो सांस ना ले सकी। कम से कम इसे इसकी जबान से ये सुनने की तवक्को नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? इसने बेयकीनी से कहा। तुम जो मतलब निकालना चाहती हो निकाल लो। इसने कहा। मेरे कैरेक्टर पर बात कर रहे हो तुम? इसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। कैरेक्टर है तुम्हारा? इसने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। कैरेक्टर था तो शादी की थी तुमने। इसे अपनी भराई हुई आवाज से खुद ही झंझलाहट होने लगी थी। एंड आई रिग्रेट इट। शादी नहीं, गलती की थी। वो इसका मुंह देखकर रह गई। खामोशी का एक लंबा वक्फा आया था। फिर इसने अपने हलक में फंसे आंसुओं का गोला निगलते हुए कहा। मेरी फैमिली होती ना तो मैं तुमसे इस तरह की एक बात भी ना सुनती, लेकिन अब और कुछ मत कहना, वरना मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। सलार ने जवाब में टेबल पर पड़ा अपना सेल उठाया। इसे फुरकान को कॉल की। तुम्हारा ड्राइवर सो तो नहीं गया? नहीं, दूसरी तरफ से फुरकान ने कहा। तुम्हें जरूरत है? हाँ, अच्छा मैं इसे बताता हूँ। सलार ने सेल फोन बंद कर दिया। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आता है, तुम पैकिंग करके जा सकती हो, लेकिन मुझे कभी घर छोड़ने की धमकी मत देना। जो कुछ तुम मेरे घर में रह के कर रही हो, बेहतर है यहाँ से चली जाओ। वो उठकर बेडरूम चला गया। वो बुत की तरह वहीं बैठी रही। इसने इसे धक्के देकर नहीं निकाला था, लेकिन वो यही समझी। चंद लम्हे बाद वो उठकर अपार्टमेंट से बाहर आई। लिफ्ट में इसने अपने दुपट्टे से भीगी आंखों और चेहरे को रगड़ कर खुश किया। वो ड्राइवर के सवालों से बचना चाहती थी। मुझे सईदा अम्मा की तरफ छोड़ दो। इसने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए कहा। सईदा अम्मा ने नींद से उठकर दरवाजा खोला और अमामा को देखकर बुरी तरह परेशान हुई, मगर इससे ज्यादा परेशान वो सिंगर
आकर बिलक बिलक कर रोते देख कर हुई थी। सलार ने घर से निकाल दिया। वो सुनकर हवास वाख्ता हो गई थी। वजह क्या थी वो सईदा अम्मा को तो क्या किसी को भी नहीं बता सकती थी। भाईजान को फोन मिला कर दो, मैं इनसे बात करती हूँ। ऐसे कैसे घर से निकाल सकता है वो? सईदा अम्मा को गुस्सा आने लगा। अमामा ने इनके इसरार के बावजूद आधी रात को डॉक्टर सब्त अली को फोन नहीं किया। ये मुसीबत इसकी थी, वो इसके लिए लोगों की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। वो खुद पिछली रात नहीं सोई थी और अब इस तरह रोते रोते इसका सर दर्द से फटने लगा था। फजर की नमाज के बाद वो सोने के लिए लेट गई। नींद मुश्किल से आई लेकिन आ गई थी। दोबारा इसकी आंख दोपहर को खुली और आंख खुलने पर इसे ये सब एक भयानक ख्वाब की तरह लगा था। सलार ने कोई फोन तो नहीं किया? इसने सईदा अम्मा के कमरे में आने पर पूछा। नहीं, तुम नहा लो, मैं खाना लगाने लगी हूँ, फिर भाई साहब की तरफ चलते हैं। सईदा अम्मा कहकर निकल गई। पता नहीं इसे क्यों उम्मीद थी कि वो पछता रहा होगा। शायद इसके चले जाने के बाद इसे एहसास हो गया होगा कि इसने ज्यादती की है। 12 घंटे गुस्सा खत्म होने के लिए काफी था अगर ये सब कुछ इसने गुस्से में किया था। इसने बोझल दिल के साथ शावर लिया और सईदा अम्मा के घर पड़े हुए अपने कपड़ों में से एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया। इसे बहुत भूख लग रही थी लेकिन 2 लुकमे लेते ही इसकी भूख मर गई। सईदा अम्मा ने इसे जबरदस्ती खाना खिलाया। वो खाने के फौरन बाद डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहती थी लेकिन अमामा डॉक्टर साहब को इनके ऑफिस फोन पर इस तरह की गुफ्तगू से परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन सईदा अम्मा इस पर तैयार नहीं थी। वो इसे जबरदस्ती डॉक्टर साहब के घर ले आई। कुलसूम आंटी सब कुछ सुनकर सईदा अम्मा की तरह हवास बाख्ता हुई। डॉक्टर साहब अभी ऑफिस से नहीं आए थे। लेकिन बेटा, झगड़ा किस बात पर हुआ? अमामा के पास एक सवाल का जवाब नहीं था। सईदा अम्मा और कुलसूम आंटी के हर बार पूछने पर इसे एहसास होता कि इस सवाल का जवाब इसकी नीयत साफ होने के बावजूद इसको मुजरिम बना रहा था। अगर वो इनको ये बताती कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ खाने पर गई थी तो वो कभी किसी अच्छे रद्दमल का इजहार नहीं करते। वो ये सब डॉक्टर साहब को भी नहीं बता सकती थी जो घर आते ही इसे इस तरह देखकर परेशान हुए थे। इससे मेरे कैरेक्टर पर शक है। इसने इनके बार बार पूछने पर सर झुकाए हुए कहा। डॉक्टर सब्त अली को जिसे शौक लगा था। सईदा अम्मा और कुलसूम आंटी भी बोल ना सकी। डॉक्टर साहब ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया इससे। वो रात को आएगा तो मैं इससे बात करूंगा, परेशानी की बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। इसने अमामा को तसल्ली दी। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं जॉब कर लूंगी लेकिन अब इसके घर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर सब्त अली ने इसकी किसी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो अभी भी शौक में थे। सलार सिकंदर के बारे में जो तासुर वो आज तक बनाए बैठे थे वो बुरी तरह मसक हुआ था। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब किसी गलत फहमी का नतीजा हो सकता है, वरना सलार इस लड़की को आधी रात इस तरह का इल्जाम लगाकर नहीं निकाल सकता जिसको वो अपनी बेटी कहते थे। फुरकान इस रात अकेला था। सलार इसके साथ नहीं था। डॉक्टर साहब ने लेक्चर के बाद इसे रोक लिया और सलार के बारे में पूछा। वो कुछ मसरूफ था इसलिए वो नहीं आ सका। फुरकान ने इत्मीनान से कहा, आपको इसने बताया है कि इसने अमामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान चंद लम्हे बोल ना सका। अमामा को? इसने बेयकीनी से कहा। आपके ड्राइवर के जरिए ही इसने कल अमामा को सईदा बहन के घर भिजवाया था। फुरकान की पिछली रात सलार की कॉल याद आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कैसे? मतलब? फुरकान के दिमाग वाकई चकरा गया था। सलार अमामा पर जिस तरह जान छिड़कता था, कम से कम इसके लिए ये बात मानना मुमकिन नहीं था कि वो इसे घर से निकाल सकता है, और वो भी इस तरह आधी रात को। वो इसे कल जिम में बहुत खामोश लगा था और आज तो आया ही नहीं था। मैं इसे अभी फोन करता हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फुरकान ने परेशान होते हुए सलार को अपने सेल से कॉल की। सलार का सेल ऑफ था। इसने दोबारा घर के नंबर पर टाइप किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। इसने कुछ हैरान होकर डॉक्टर साहब को देखा। फोन नहीं उठा रहा, सेल ऑफ है। मैं घर जाकर इससे बात करता हूँ, आप अमामा को मेरे साथ भेज दें। फुरकान वाकई परेशान हो गया था। नहीं, अमामा आपके साथ नहीं जाएगी, इसने निकाला है, खुद ही आकर मौजूद करके लेके जाए। डॉक्टर साहब ने दो टोक अंदाज में कहा, आप इसे जाकर मेरा पैगाम दे दे। फुरकान ने डॉक्टर सब्त अली को कभी इतना संजीदा नहीं देखा। सलार ने बेल की आवाज को चंद बार नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब इसे अंदाजा हो गया कि फुरकान जाने का कोई इरादा नहीं रखता और इसका ये इरादा क्यों था वो जानता था, इसने जाकर दरवाजा खोला, फिर दरवाजा खुला छोड़कर अंदर आ गया। तुमने अमामा को घर से निकाल दिया है? फुरकान ने अंदर आते ही अपने उकब में दरवाजा बंद करते हुए कहा। मैंने नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़कर गई थी। सलार ने पीछे देखे बगैर स्टडी रूम में जाते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने खुद मुझे ड्राइवर को भेजने का कहा था। फुरकान इसके पीछे स्टडी रूम में आ गया। हाँ, कहा था, क्योंकि इसने मुझे घर छोड़ने की धमकी दी थी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कल चले जाना।
तो आज चली जाओ, लेकिन मैंने इसे निकाला नहीं है। इसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बेतासुर चेहरे से कहा। फुरकान ने सिगरेट के टुकड़ों से भरे एक ट्रे को देखा और फिर इस सुलगते हुए सिगरेट को जिसे वो दोबारा उठा रहा था। बीवियां घर छोड़ने की धमकियां देती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इसे इस तरह घर से निकाल दो, फुरकान ने बेड पर बैठते हुए कहा। देती होंगी, बट शी डेयर नॉट डू दैट टू मी। इसने फुरकान की बात काट कर कहा। डॉक्टर साहब कितने परेशान हैं तुम्हें अंदाजा है? ये मेरा और इसका मामला है, वो डॉक्टर साहब को बीच में क्यों लाई है? वो सुलगा था, वो कैसे ना लेकर आती? तुम इसे घर से निकालते और डॉक्टर साहब को पता ना चलता? वो चाहती तो ना पता चलता। अगर इतनी जरूरत थी कि घर छोड़कर चली गई, तो फिर इतना हौसला भी होना चाहिए था कि मुंह बंद रखती। इसे सिगरेट का टुकड़ा एक ट्रे में फेंकते हुए कहा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। किस बात पे झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? बस हो गया किसी बात पर। वो कम से कम वजह बताने का कोई इरादा नहीं रखता था। फुरकान आधे घंटे बहस के बाद इससे वजह मालूम ना हो सकी तो फिर इसने हथियार डाल दिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब तुम इसे ले आओ। ये मैं नहीं करूंगा, ना मैं इसे निकाला है ना ही मैं इसे लेकर आऊंगा। वो खुद आना चाहती है तो आ जाए, इसने दो टोक अंदाज में कहा। और डॉक्टर साहब ये सब नहीं होने देंगे। इनका पैगाम यही है कि तुम जाकर मुआवजा करके इसे ले आओ। सलार खामोश रहा। मेरे साथ चलो, अभी इसे ले आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर साहब से मैं खुद बात कर लूंगा। अभी करो बात। मैं अभी बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो कुछ दिन वहां रहे, ये इसके लिए अच्छा होगा। फुरकान अगले 2 घंटे बैठे इसे यही समझाता रहा, लेकिन वो इसके इनकार को इकरार में ना बदल सका। वो बेहद नाखुश सलार के अपार्टमेंट से गया। इसकी खफगी ने सलार की फ्रस्ट्रेशन में और भी इजाफा किया। डॉक्टर सबतली अगले 4 दिन इसका इंतजार करते रहे। वो नहीं आया, ना ही इसका कोई फोन आया था। इन्हें खुद इसको फोन करने में आर ना था। इन्हें कहीं ना कहीं ये तवक्को थी कि वो इनका इतना एहतराम जरूर करता है कि इनका पैगाम मिलने पर आ जाता, लेकिन इसकी मुकम्मल खामोशी ने जैसे इन्हें ज़हनी धचका पहुंचाया था। अमामा इस दिन से इनके घर पर थी। फुरकान, डॉक्टर सबतली और सलार के अपार्टमेंट के दरमियान घन चक्कर बने हुए थे। इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा अक्सर ज़हनी हालत अमामा की थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसके मामले में इस तरह का रवैया दिखा सकता है। चौथे दिन डॉक्टर सबतली ने सलार को फोन कर दिया। वो ऑफिस में बैठा हुआ था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। कहानी एक बेहतरीन मोड़ पर है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।